हेलो एवरीवन, एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके छोटे से सफर को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एलक्यूटी सीरीज में आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। आज है आपका एलक्यूटी सीरीज में पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। पांचवा क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका आज है कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो देखते हैं आज हम लोग के क्वेश्चन में क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब क्या है? ये आपके बिहार बोर्ड 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखने क्या बोल रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन हम किसको बोलेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है कि द टर्म reproductive health simply refer to healthy reproductive organ with normal function, है ना। According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction. ठीक है, that is physically, emotionally and social and behavior। खैर, तो हम अभी समझते। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन क्या होता है कि ऐसा कोई भी ह्यूमन, है ना, जिसका क्या कहते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेल की बात करते हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन नॉर्मल और उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन करता हो, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन बोलेंगे। लेकिन साथ में ही WHO ने कहा, WHO क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोई भी इंसान जो क्या कहते हैं उसको हम मतलब किसी भी इंसान को तभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन बोलेंगे, है ना, जब वो इंसान क्या कहते हैं आपका जिसका फिजिकली वो फिट हो। फिजिकली मतलब जैसे मान लो कि उसका फिटनेस अच्छा हो, है ना, क्या कहते हैं वेट अच्छा, वेट ठीक हो, मतलब मोटापा ठीक हो, इस उसको हम लोग बोलेंगे वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फिजिकली ठीक है, इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल छोटे छोटी चीज़ों को लेके इमोशनल नहीं होता, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है वो इंसान, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन बोलते हैं। ठीक है, या फिर तुम मान लो जैसे सोशल जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे सोशल का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि सेक्स रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट है वो सुन के ऐसे ऑकवर्ड नहीं होता। आजकल लोग बहुत ही नॉर्मल हो गया ऑकवर्ड सिचुएशन, लाइक कि जैसे कोई अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सुना तो उसको वो ऑकवर्ड हो जाता है, पीरियड के बारे में सुनकर ऑकवर्ड हो जाता है। तो कोई ऐसा ह्यूमन जिसको इन सब एस्पेक्ट से कुछ ऑकवर्डनेस नहीं है ना, वो एकदम सोशली फिट है, उसको इन सब चीज़ों से उतना फर्क नहीं पड़ता, किसी के माइंड में अगर नेगेटिविटी नहीं आ रहा किसी इंसान को लेकर, तब जाके वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसी चीज़ को हम लोग को अगर लिखना है बोर्ड में, है ना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्या लिखा है कि द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रिफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहली बात तो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा विथ नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट? ऑल एस्पेक्ट, हर चीज में वो सही होना चाहिए ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कि रिप्रोडक्शन के मामले में हर चीज, हर एस्पेक्ट में वो ठीक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल कि फिजिकली ठीक होना चाहिए, इमोशनली ठीक होना चाहिए, सोशल एंड बिहेवियर वाइज ठीक होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को देख के कोई नेगेटिव कमेंट मन में नहीं आए, है ना, किसी को देख के नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ना हो कि किसी को देख के नेगेटिव कमेंट करे, है ना, उस तरीके का। तो वो बिहेवियर उसका मतलब सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल की रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से जो भी मान लो कहीं पर रिप्रोडक्शन की बातें हो रही है, तो वो इंसान क्या कहते हैं उसका बिहेवियर में चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मतलब उसका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए जैसे बाकी चीज़ों को लेकर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन आर दोज हु हैव फिजिकली, देखो सही वही चीज लिखा हुआ, फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब फिजिकली भी और मतलब फंक्शनली भी उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए उसका। ठीक है, किस चीज को लेके? और इमोशनल भी उसका नॉर्मल होना चाहिए, इमोशनल इंटरेक्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए। किस चीज को लेके? सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेके। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रॉब्लम आर एंड स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बीइंग आर एक्सप्लेन एज फॉलो। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या याद करना है? सबसे पहले कि द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रिफर टू दैट पर्सन, है ना, जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो नॉर्मल हो और उसका फंक्शन नॉर्मल हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अकॉर्डिंग टू WHO कोई भी इंसान तभी क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थी है जब उसका बिहेवियर अच्छा हो, फिजिकली वो सही हो, है ना, इमोशनली अच्छा हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों जब वो इन सब चीज़ों में नॉर्मल उसका बिहेवियर है, नॉर्मल चीज़ें हैं, तब जाके वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि अब बाद में क्या है कि द रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन हम उसको बोलेंगे जो क्या है फिजिकली, फंक्शनली और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल हो। ठीक है, और नॉर्मल बिहेवियर हो और इमोशनल इंटरेक्शन उसका नॉर्मल हो। किस चीज़ को लेके? जितना भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको लेके। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो
प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जिस समय हम लोग का कंट्री आज़ाद हुआ था, है ना, जिस समय हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस समय ना हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये चीज़ें हम बहुत जगह पे चर्चा कर चुके हैं उस टॉपिक पे कि पॉपुलेशन उस समय ज़्यादा था। अब क्या है कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा, है ना, तो ऐसा है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि इंसान बढ़ने से ज़मीनें बढ़ रही है, ज़मीनें तो उतनी ही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उतनी ही है। जैसे मान लो अगर पहले 1 एकड़ में मतलब मान लो 10 केजी फॉर एग्जाम्पल लेते 10 केजी चावल होता था, तो अभी भी तो 1 एकड़ में 10 केजी चावल, इवन अब तो प्रोडक्टिविटी घट गया है। तो अगर प्रोडक्टिविटी घट गया है तो ऐसा कैसे चलेगा कि मान लो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर तो ऐसे में तो देश का जीडीपी खत्म हो जाएगा, है ना, या फिर बोलो देश ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ओवर पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया के लिए, है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो, क्योंकि जिस समय क्या कहते हैं देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत ही ज़्यादा इशू था, और हम लोग के पास तो अपना खाना खाने के लिए वो नहीं था, ठीक है। अभी तो उसके बाद फिर फंडिंग हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, खैर हमको हिस्ट्री में नहीं जाना, लेकिन एक चीज़ समझिए, ओवर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मतलब कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक्स के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन क्या, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया में जिस समय कंट्री आपका इंडिपेंडेंट हुआ था। तब जाके आप गवर्नमेंट ने क्या किया 1951 में, कितने 1951 में फैमिली प्लानिंग, क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम के एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके मदद से पॉपुलेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। अवेयरनेस मतलब आप कैसे अवेयर करेंगे, तो पहले के ज़माने में ऑडियो विजुअल, मतलब जैसे मान लो रेडियो होता था, पहले टीवी तो नहीं था, पहले रेडियो होता था, तो रेडियो के माध्यम से हम लोग भेजे, है ना। कई सारी एजेंसी जो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम की, जैसे फॉर एग्जाम्पल की न्यूज़पेपर हो गया, एनजीओ वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में वो आगे बढ़ के हम लोग का हेल्प किए, है ना, कंट्री का। तो मतलब कि सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन को कम कैसे करेंगे, एक प्रोग्राम चलाया गया कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसमें होता क्या है सर, तो 1951 में पहली बात तो ये चला गया था, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो लोगों को अवेयर किया जाता है, मतलब सबसे पहले लोगों को बताया जाता है कि मतलब दो ही मतलब हमारे 2 स्लोगन चला था कि 2 ही बच्चे क्यों होना चाहिए, 2 बच्चे क्यों होना चाहिए, ताकि उसके मदर फादर अगर डेथ कर गया तो उसके जगह पर ये आ जाए, है ना, ये दोनों आ जाए, तो इससे क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, है ना। तो ये सब लोगों को बताना। अब ये बताएंगे कैसे सर, तो पहले के ज़माने में टीवी नहीं था, तो पहले हम रेडियो पे चलवाए, उसके बाद बहुत सारा ऐसा एनजीओ था जो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के आई, है ना, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर गुड जॉब, मतलब अच्छा काम किया उनको लेकर, इस तरीके का, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे इसमें क्या है कि ओवर पॉपुलेशन इट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। क्या बोले, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया का जिस समय देश आजाद हुआ था। सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1951। मतलब क्या हुआ 1951 में, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि 1951 में कब 1951 में। अब आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है आपके बोर्ड में 1 नंबर में कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 1951 में किया गया था, राइट, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग पॉपुलर मतलब कि यहाँ पे ओवर, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत कुछ है, तो पॉपुलेशन को हम लोग मतलब कि जो पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसके माध्यम से कम कर रहे थे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अवेयर करेंगे लोगों को रिप्रोडक्शन के। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, गाँव में जाकर अगर मान लो बोले कि मतलब 2 ही बच्चा, ठीक है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है चीज़ें, ठीक है। अभी तो खैर शहर में तो थोड़ा सा डेवलप, अभी भी गाँव में होता है ऐसा, तो गाँव में अभी भी हो रहा है, तो मतलब कि लोग इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अवेयर करना कि क्यों 2 ही बच्चा होना चाहिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब मदर का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसमें कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसका केयर करना क्यों जरूरी है, बच्चे का केयर करना क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसी के मामले में लोगों अवेयरनेस, मतलब लोगों को जागरूक करना। अवेयरनेस का हिंदी क्या होता है, जागरूक करना। तो कैसे करेंगे, तो हम ये 1951 की बात करते हैं। आप 1951 में अगर जाकर देखो तो ऑडियो विजुअल मतलब क्या हुआ कि रेडियो की मदद से, ठीक है, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, कुछ एजेंसी था लाइक एजेंसीज क्रिएट अ गुड जॉब बाय अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मतलब क्या हुआ, पहले रेडियो की मदद से, उसके बाद क्या कहते हैं न्यूज़पेपर की मदद से, कुछ एनजीओ आया, एजेंसीज आया जो क्या कहते हैं अच्छा काम किया किस को लेके, लोगों को अवेयर करने के लिए किस मामले में, रिप्रोडक्शन के मामले में। नेक्स्ट क्या है देखो, अब तीसरा क्या है, नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइस इन फर्टाइल कपल एंड पीपल ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी ना बहुत सारा जैसे कंडोम हो गया, बहुत सारा आईयूडी, बहुत सारा ऐसा पिल्स आता है, जैसे अनवांटेड 72, बहुत सारा ऐसा पिल आता है जो क्या कहते हैं अभी मार्केट में मिल रहा है। उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि आपको क्या कहते हैं इंटरकोर्स करना, बट फिर भी आपको बेबी कंसीव नहीं करना, ठीक है, उसके लिए क्या है कि बहुत सारा ऐसा क्या कहते हैं डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस मौजूद है, क्या कहते हैं आपके इसमें इंडिया में, जो आपको लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भी क्या होता है, लोगों को कॉन्डम मांगने में ये होता है ना, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हेजिटेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में नॉलेज, बर्थ कंट्रोल डिवाइस के बारे में नॉलेज दिया गवर्नमेंट कि मतलब ये कॉन्डम यूज़ करने से क्या हो सकता है ना, आईयूडी यूज़ करने से क्या होता है, ये कौन दिया था, गवर्नमेंट लोगों को बता रही थी, ठीक है। वही अवेयरनेस की मदद से। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइस, मतलब कि किसको, इन फर्टाइल कपल एंड
पीपल मतलब जो मैरिजुअल ग्रुप में, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मुझे बताओ कि अब ये सब की चीज़ों की नॉलेज किसको होना चाहिए, जो मतलब जिसका जिसका शादी वाले ग्रुप में जिसका एज है, या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा ऐसा ग्रुप जो ऐसा फर्टाइल कपल मतलब जैसे जो यंग पीपल है ना, उसको लेके इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो मतलब उनको नॉलेज देना ये बहुत ही मेन काम था हम लोगों का। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि मतलब वही लिखा हुआ कि बर्थ कंट्रोल डिवाइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए किसको, फर्टाइल कपल को, मतलब ऐसे कपल जो अभी मतलब यंग हो चुके हैं है ना, जो इंटरकोर्स कर सकते हैं, और दूसरा क्या मैरिजल एज ग्रुप वाले को। ठीक है, जिसका शादी हो चुका है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर आर मेनी चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। क्या अच्छा मुझे बताओ कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मान लो प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी मतलब जिस समय मतलब कि कोई भी या तो बॉयज या फिर यंग मेल एंड फीमेल, तो कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल के जिस समय यंग होता है, तो उस समय उनको ये बताना, क्या बताना कि मतलब कि बहुत सारा रिप्रोडक्शन ऑर्गन आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा लगता है उस तरीके का वो बहुत सारे चेंजेस आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो वो लोगों को पता होना चाहिए ना, तब ना वो नॉर्मल लेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को पता ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को नॉर्मल थोड़े लेगा, वो तो उसको अजीब लगेगा। तो इसलिए क्या है, देयर आर मेनी चेंजेस है ना इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। जो क्या होता है प्यूबर्टी टाइम पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारा चेंजेस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अंडर सेक्सुअल क्या है, अंडर सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी आता है। ठीक है, इट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन क्यूरियोसिटी है ना। ये मतलब अब ये इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर देता है ह्यूमन को कि क्या है ये, डर जाता है बहुत सारे लोग अबाउट सेक्स, या फिर मतलब सेक्स रिलेटेड जो होता है कि क्यूरियोसिटी होता है ये क्या होता है। तो इसके बारे में मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि ये मन में क्यूरियोसिटी, जैसे मान लो रेप केस है, अगर लोगों को पता होगा सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो कि मतलब कि एक एज आने पर ये सब होता है ना, उस समय आपको मतलब थोड़ा सा क्यूरियस टाइम, उस समय आपको थोड़ा सा मतलब कि होता है ना कि लाइक इस तरीके से संभल के रहना है ना। तो अगर ये लोगों को एजुकेटेड हो, लोगों को पता होगा, लोग थोड़े ना मतलब कि ऐसा कुछ गलत कदम उठाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि नेसेसरी कर दिया, क्या कहते हैं स्कूल में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाना। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, इट इज रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन क्यूरियोसिटी अबाउट सेक्स है ना। हेंस सेक्स एजुकेशन शुड टू प्रमोटेड इन स्कूल, मतलब स्कूल में प्रमोट किया गया सेक्स एजुकेशन को, जो बहुत जरूरी था, जो गवर्नमेंट इस चीज को समझता है कि हाँ सेक्स एजुकेशन जरूरी है, इस वजह से है ना, तो स्कूल में इस चीज को प्रमोट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पांचवा, इफ देयर क्यूरियोसिटी इज नॉट फुलफिल, अगर आप उसे क्यूरियोसिटी को फुलफिल नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी कोई बच्चा है ना जो 18 साल का या फिर किसी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गया उसके अंदर, अगर उसको उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो ऐसा नहीं वो मतलब वो उसका जो क्यूरियोसिटी उसको आप फुलफिल नहीं कीजिएगा सेक्स एजुकेशन देके, तो वो क्या होगा कि देन देर इज मैनी इफेक्ट इन चिल्ड्रन, मतलब बहुत तरह का इफेक्ट पड़ेगा चिल्ड्रन के ऊपर है ना, बच्चा के ऊपर बहुत तरह का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या याद करना है, इस तरीके से कर लोगे है ना कि शॉर्ट नोट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस तरीके से ये अपना पढ़ लेना, समझ में आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन ऐसे पर्सन को बोलेंगे जो जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो, हेल्दी हो, नॉर्मल फंक्शन में हो। ठीक है, WHO मतलब फिजिकली इमोशनली सोशली वो क्या होना चाहिए, बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी पर्सन, इस तरीके का तुम कर लोगे। ठीक है, इसको पढ़ोगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपके 5 नंबर में आता है। उसके बाद ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या आने वाला है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको पूछेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे एक शॉर्ट नोट लिखिए है ना। अब अगर 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है, तो आपको ये पूरा लिखना है, ये और ये भी और ये सारा लिखना है। ठीक है, ठीक है बाबू, चलो आगे देखते हैं। आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट, क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब द डिफरेंट चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग इन ह्यूमन वुमेन। ओके, मतलब अब यह वही उसके आगे क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सवाल है। ठीक है, तो मतलब कि आपसे पूछ सकता है बोर्ड में, एक बार 2012 में पूछा, एक बार 2011 या फिर मतलब एक अल्टरनेट क्लास में ईयर में आया था। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये आपको पता होना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से ना कई तरह ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, किस एज वाले को किस एज के वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, किस एज में जाके बंद होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चले शुरू करते हैं, होप्स आपको समझ, बहुत ही आसान कुछ है नहीं इसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है साइक्लिक मतलब कि एक सर्कल है, मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद फिर वापस से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये पहला दिन है, ठीक है, ये पहला दिन है, मान लो ये पहला दिन है, ये दूसरा तीसरा इस तरीके से चलेगा, फिर वापस से फिर 1 महीना जब पूरा होगा वापस से फिर पहला शुरू होगा, इस तरीके साइकिल है, एक तरीके का साइकिल है ना। साइकिल मतलब वापस से शुरू होना। ठीक है, तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या है, एक साइक्लिक इवेंट है ह्यूमन फीमेल के अंदर। ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 13 ईयर, मतलब क्या कब से स्टार्ट होता है, जब कोई भी फीमेल 12 से 13 साल की होती है तब से स्टार्ट होता है। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि किसी भी ह्यूमन फीमेल के अंदर कितने साल की होती है वो जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो क्या होता है 12 to 13 ईयर। ठीक है ना, ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी होगा, प्यूबर्टी है ना, देखो ये लिखा हुआ है, एंड स्टॉप एज द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तुमसे सवाल ये पूछ सकता है, सवाल क्या पूछ सकता है, तुमसे सवाल ये पूछ सकता है कि मतलब कि सबसे पहली बात मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है 12 to 13 ईयर में, और बंद कब होता है, खत्म कब होता है 45 to 50 ईयर में। ठीक है, अब पूछ ये सकता है कि द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, अगर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्किया बोलते हैं। ठीक है, वाइल द स्टॉपेज ऑफ फाइनल एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मेनोपॉज।
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, मोनोपॉज कब होता है, 45 टू 50 ईयर में होता है, और मेनार्के कब होता है, 12 ईयर से 13 ईयर के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखो, द टाइम टेकन टू कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 टू 30। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछ सकता है कि कितना कितना टाइम लगता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट होने में। ठीक है, कितना टाइम लगता है, तो 28 से 30 दिन लगता है। और कितना स्टेज में होता है, ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर होने वाला एक साइक्लिक इवेंट है, पहला बात। दूसरा बात, जो 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है जिसको हम लोग मेनार्के बोलते हैं। ठीक है, तीसरा बात क्या है कि जब 45 टू 50 ईयर में ये बंद हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, लास्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है ना, तो और उसके बाद ये साइकिल कितना दिन चलता है, 28 से 30 दिन तक चलता है, इसमें 3 स्टेज होता है। ठीक है, ये हो गया, ये आपको 5 मार्क्स से पूछ सकता है। और उसके बाद ये डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, देखो, तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये डायग्राम आपको बना देना। ठीक है, जैसे ये पढ़े होगा आप, है ना, ये क्या देखो, देखो ये तुम्हारा, हाँ, डेवलपिंग फॉलिकल मतलब ये तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल है, ये मान लो तुम्हारा प्राइमरी, मान लेते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल है। ठीक है, और ये उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन जब होता है, मेरी बात सुनो, एक चीज याद रखना, देखो मेरी बात सुनो, ओव्यूलेशन वाले दिन तुम एक चीज देखो, सॉरी, ओव्यूलेशन वाले तुम एक चीज देखो कि क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ये जो एलएच है ना, एलएच का अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 14वें दिन किस कौन कौन से हार्मोन का पीक, जो मतलब पीक पर होता है, कौन कौन से हार्मोन किस पर होता है, पीक पर होता है, तो पहली बात तो तुम्हारा एलएच देखो, यहाँ पर एक तो रेड वाला तुम्हारा एफएसएच है और ब्लू वाला तुम्हारा एलएच है, तो पिट्यूटरी हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जिस समय ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के टाइम में क्या होता है कि एलएच का पीक किससे, एफएसएच से ज्यादा होता है। दूसरा बात, एस्ट्रोजन पीक पर होता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है। ठीक है, और इसी समय क्या होता है, क्या कहते हैं आपका एंडोमेट्रियम, देखो यहाँ पे अच्छे समझो, देखो ये तुम्हारा क्या, ये है आपका, देखो पिट्यूटरी हार्मोन, ये है, ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूलेशन का इवेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा मतलब कि डेवलपिंग फॉलिकल है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। अच्छा मुझे बताओ कि प्राइमरी फॉलिकल कितना होता है, क्या कहते हैं जिस समय मतलब ह्यूमन क्या कहते हैं इसमें होती है, तो कितना होता है, 2 मिलियन से 3 मिलियन होता है। ठीक है, लेकिन एट अ प्यूबर्टी कितना होता है, 60,000 से 80,000 बचता है, याद इसे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो खैर, तो उसके बाद क्या है कि ये तुम्हारा ओवेरियन हार्मोन का लेवल है, ये देखो, जिसमें इसमें क्या है, एक एस्ट्रोजन है, ये तुम्हारा एस्ट्रोजन है। ठीक है, पहले देख लो, उसके बाद हम समझाते हैं, ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरोन है, यहाँ पर ये तुम्हारा एलएच है, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला क्या तुम्हारा एलएच है, और ये रेड लाइन जो दिखाया गया वो तुम्हारा क्या है, एफएसएच। ठीक है, अब ध्यान सुनो, डेवलपिंग पोर्शन में क्या है कि देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर फॉलिकल, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, उसके बाद क्या होता है कि ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं, ओवा जो है वो फट के क्या कहते हैं बाहर निकलता है, और ओवा वापस कहाँ चला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो बचता है वो बचता है तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसिंग मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब तुम एक चीज देखो, यहाँ देखो, हाँ, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मेंसेस मतलब कि यूटरस का जो इवेंट है, ये तुम्हारा यूटरस इवेंट है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और यही वापस से जब क्या कहते हैं नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाता है। देखो मतलब यहाँ पे बंडा इस तरीके से फिर घट गया वापस से, फिर जब क्या कहते हैं ये पीक पर आया एस्ट्रोजन, इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा ल्यूटल फेज, सेकेंडरी फेज हो गया, यहाँ पे फॉलिकुलर फेज, और ये मेंस्ट्रुएशन मतलब जहाँ पे एंडोमेट्रियम ब्रेक होकर बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होकर बाहर निकला और वापस से तुम्हारा 28वां या 29वां दिन वापस से बनना शुरू होता, फिर जब वहाँ एक पर पहुंचेगा फिर वापस से वही होगा, मतलब इतना दूर ये वापस एंडोमेट्रियम बनना, फिर इस तरीके से यहाँ पे एंडोमेट्रियम वापस से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें समझने जैसा कुछ आपको याद रखना है, जिस समय ओव्यूलेशन होता है उसमें एलएच का पीक ज्यादा होता है एफएसएच से। ठीक है, और किसका पीक ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का ज्यादा होता है। ठीक है, किसमें 14वें दिन पे होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है, ये जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है, 14th डे पे होता है। ये भी पूछ सकता है आपके बोर्ड में, 14 ओव्यूलेशन कौन से डे होता है, 14 डे होता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बस यही तक था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन आज हम लोग किए, इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट एलक्यूटी सीरीज में। ठीक है, यहाँ तक आए तो जितना हमको करवा रहे हैं उतना प्लीज याद करते चलो। ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, हम आपके साथ है, चलो बढ़िया। ठीक है, बाय।